पूरे भारत में 27 तारीख को ये अब तक का सबसे बड़ा भारत बंद होने जा रहा है। अगर आप समझिए कोई चीज मुंह से बोलना और कोई चीज लिखित में देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। नहीं, एक भी लोकसभा राज्यसभा के सांसद विरोध में नहीं गए। वर्तमान सरकार जो है अपने तानाशाही रवैयों का रुख अख्तियार करते हुए किसी को सुनना पसंद नहीं करती और हर सवाल की चाबी, हर समस्या का चाबी जाति जनगणना है। मैंने कहा कि बातों में या विचारधारा में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा इनका मनभेद नहीं है। जिस समाज से वो आते हैं उस समाज से हम भी है। जो लड़ाई उनकी है वो लड़ाई मेरी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र और इस समय हम लोग राजा तालाब में मौजूद हैं और मनोज पान भंडार। और इस एरिया की बात करें, अगर पूरे बनारस की बात करें तो मनोज पान भंडार सबसे ज़्यादा राजनीतिक। हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। 27 तारीख को किसानों का भारत बंद का ऐलान है। 26 को पूरे 10 महीने होने जा रहे हैं। 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान और अगले 4 से 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो क्या भारत बंद की कितनी तैयारी पूर्वांचल में की जा रही है? उनकी लगातार ये सवाल उठाए गए हैं कि जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। तो हम पूर्वांचल में हैं, पूर्वांचल की राजधानी बनारस में हैं। तो यहाँ से क्या माहौल किसान आंदोलन का और 27 तारीख जो भारत बंद की तैयारी है कितनी चल रही है? हमारे साथ पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी राज पटेल जी हैं, इनसे बात करते हैं। तो जी सर, 27 तारीख भारत बंद, क्या तैयारी? जी, ये नेशनल कॉल हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पे और पूरे भारत में 27 तारीख को ये अब तक का सबसे बड़ा भारत बंद होने जा रहा है। रेल से लेकर के, यातायात से लेकर के, दुकान से लेकर के, किसान मंडी से लेकर सब कुछ बंद होने जा रहा है और इसकी तैयारी हम लोग जोरों पे। मैं सुबह से आकर के किसानों के बीच में, अभी आपके बगल में राजा तालाब मंडी है, अभी सुबह से मैं हज़ारों किसानों से मिला हूँ और सबसे मैंने बात किया, आह्वान किया और लोग समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसान हमारे लिए बैठे हुए हैं तो हम किसान समर्थन में, हम पूरे तरीके से किसान आंदोलन के साथ हैं और भारत बंद हम करेंगे। क्योंकि सर इससे पहले भी भारत बंद का ऐलान हुआ 26 मार्च को, वो तस्वीर उस तरीके से हमें नहीं दिखाई दी जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में दिखाई दी। देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था, जो वर्तमान सरकार है वो कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर नहीं है। मुजफ्फरनगर के किसान पंचायत से अब सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। लगभग 20 लाख किसान पहुंचे हुए थे और अब ये सरकार मान चुकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन सक्रिय है और इसका असर अब पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। और 27 तारीख को पूरे भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद सवाल ये है कि जब आप लोग बात ये करते हैं कि बीजेपी हटाओ की जब बात शुरू होती है, क्योंकि तमाम किसान नेताओं ने बात कही, राकेश टिकैत ने भी कई बार बोला मंच से कि हम बीजेपी को हराएंगे चाहे जिसे जिताएंगे, तो किसे जिताएंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है कि बीजेपी को हटाएंगे, किसको जिताएंगे। अभी आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जो आम आदमी के जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उस पर बात नहीं हो पा रही है। अभी चर्चा, आपके आने से पहले यहाँ पे चर्चा हो रहा था कि जो आम मजदूर किसान, जो आम आदमी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, अभी आप शिक्षा की भी बात हो रही है कि 6 महीने से विद्यालय बंद है और अभिभावकों से 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया पिछले 6 महीने का फीस लिया जा रहा है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। महंगाई पे कोई बोलने वाला नहीं है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो बीजेपी के जाल में न फंसे। बीजेपी जिस पे बहस कराना चाहती है उस पर बहस न करे, वो सीधे आम जनता से जुड़े मुद्दों पे बहस करे। मंदिर मस्जिद पे बहस न करे, हिंदू मुसलमान पे बहस न करे, पाकिस्तान, तालिबान, हिंदुस्तान पे बहस न करे। सीधे किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों से। आपके पास दोबारा आएंगे तो हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के। उनकी कांग्रेस जो है पिछले कुछ समय से हमने देखा कि बिखरती हुई नज़र आई। ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 35 साल से सत्ता में नहीं है।
तो उसका क्या कारण, कांग्रेस के टूटने का क्या कारण, कांग्रेस के गिरने का क्या कारण। और अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, अजय कुमार लल्लू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, तो क्या हालात कांग्रेस के दिख रहे हैं। क्योंकि सवाल साथ साथ कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं कि किसान आंदोलन जो हुआ उसमें उतनी सक्रिय भूमिका कांग्रेस की नहीं रही, विपक्ष की नहीं रही। तो ज़रा कांग्रेस के कुछ नेता हमारे साथ हैं, इनसे बात कर ले रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम केशव वर्मा है। मैं बनारस जनपद का पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। जैसा कि कांग्रेस फिर कहाँ है किसान आंदोलन में? आप कांग्रेस की अगर भूमिका किसान आंदोलन में देखेंगे तो किसान आंदोलन चाहे हो या देश के जो भी समसामयिक मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, कांग्रेस से ज़्यादा पूरे देश में किसी ने जो है सरकार के खिलाफ संघर्ष किया ही नहीं। और आपका जैसा कि सवाल है कि किसानों के मुद्दे पर जो है कांग्रेस नहीं बोलती है, तो आप उठा करके देख लीजिए जो कांग्रेस की पिछली सरकारें रही हैं जितने दिनों तक, उसमें आज तक जितना किया कराया, जितना कांग्रेस ने देश के किसानों के लिए किया है, आज तक जो भी सरकारें आई हैं किसानों के लिए उतनी सफलताएं नहीं दे पाई हैं। नहीं, सवाल ये इसलिए उठते हैं, एक मिनट, सवाल ये इसलिए उठते हैं क्योंकि कांग्रेस किसी भी चीज़ के विरोध में, चाहे महंगाई का विरोध हो, चाहे अभी योगी राज जी बता रहे थे कि फ़ीस ली जा रही है पिछले 6 महीने की, जबकि स्कूल कॉलेज बंद रहे, और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे। हमने जब कांग्रेस के ज़माने में जब दाम बढ़ते तो हमने स्मृति ईरानी को उस तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी महंगाई का विरोध करते हुए या फिर किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरी हुई हमें दिखाई नहीं दी। नहीं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जैसा कि महंगाई की बात आपने किया, तो बनारस जनपद की बात करें, बनारस की एक जो है हमारी महिला नेता हैं सरिता पटेल जी हैं, जिस समय जो है बनारस में स्मृति ईरानी जी का आगमन हुआ था, उस समय सरिता पटेल ने बड़े ज़ोर शोर से एक महिला नेता का जो भूमिका निभाया और उनके गाड़ी के आगे जाकर के चूड़ियाँ दिखाने का काम किया और महंगाई के खिलाफ में प्रदर्शन करने का काम किया। तो हम मीडिया के साथियों से जो है निवेदन करेंगे, जब स्मृति ईरानी बनारस आएंगे तभी आप करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा। अब हम हमेशा से करते आए, हम लोग हमेशा करते आए। और आप देखेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसानों के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते हैं और किसानों के बीच में जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने बैठा और किसानों की समस्याओं को सुना और हर संभव जो है उनका जो है मदद करने का जो है आश्वासन दिया, और जितना हो सक रहा है प्रदेश में और देश में हम लोग किसानों के लिए कर भी रहे हैं। इतने साल आप लोग सत्ता में थे, पिछले 7 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन किसानों की समस्या, किसानों की आत्महत्या की खबरें हम रोज़ सुन रहे थे तब भी। जी, लेकिन किसान जो है, किसान जो आत्महत्या की खबरें हैं वो पिछले 7 सालों में सारी चीज़ें, चाहे वो अपराध का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे जो है किसान आत्महत्या का हो, वो डे बाई डे बढ़ा है अपेक्षाकृत जो है हमारी सरकारों में। जो उत्तर प्रदेश में किसान की आत्महत्या की सरकार है, तो हम पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो हमारे ऊपर इस तरीके का कोई एलिगेशन लगने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हम तो पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकारें नहीं रही हैं। आपने देखा हो जो तथाकथित पार्टियों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, किसान आत्महत्या के जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज तक सरकार चलाए हैं। और हमारे जब उत्तर प्रदेश में, हमको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के लास्ट मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुए, उसके बाद से फिर लगातार जो है सपा भाजपा और जो है बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। आप पिछड़े वर्ग के नेता हैं जी, कांग्रेस की पिछड़े वर्ग में कांग्रेस के अंदर क्या भूमिका रही वो हम दिखाई नहीं पड़ती है। नहीं, पिछड़े वर्ग के नेता कांग्रेस में रहे। मैं आपको बताऊं, जो ये नई कांग्रेस एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो कांग्रेस है, उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है, आप देखेंगे तो हमको लगता क्या है, हम लोगों ने जो है आदरणीय जो है अजय कुमार लल्लू जी से और श्रीमती प्रियंका गांधी जी से हम लोगों ने लखनऊ में जाकर के डिबेट किया, उनसे आमने सामने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया और हम लोगों के बीच में कहा कि जो हमारा जो है संगठन का ढांचा होगा उत्तर प्रदेश में, उन्होंने
60 और 40 के रेशियो में जो है संगठन का पूरा ढांचा किया। 60% में SC ST OBC के लोग जो है नेतृत्व करेंगे, बाकी 40% में अगड़ी जातियों के लोग जो है उसमें जो है अपना भागीदारी करेंगे। इस तरीके से टिकट का बंटवारा भी होगा क्या 4 से 3? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी 45, अभी मैं आपको बता दूं कि 45 हमारे टिकट जो है जो उत्तर प्रदेश की हमारी जो है महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने 45 टिकट प्रत्याशियों को बुला करके 45 टिकट का घोषणा किया हुआ है। चूँकि हालांकि वो आधिकारिक तौर पर जो है अभी नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने बुला करके अपने प्रत्याशियों को ये कहा है कि अपने जा कर के आप जो है क्षेत्र में तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी करिए। 2022 में हमको अपनी सरकार बनानी है। तो उसमें अगर जिन लोगों का उसमें उन्होंने घोषणा किया है उसमें उसका आंकड़ा हम लोगों ने देखा तो हमको लगा कि ये 60-40 का ही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आगे का भी सीटों का बंटवारा होगा वो निश्चित रूप से इसी आधार पर होगा। 2022 में आप फिर अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन चर्चा तो है नहीं कांग्रेस की। भाई देखिए, चर्चा तो बहुत ज़्यादा जो है इस समय वर्तमान सरकार की भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार पुनः आ पाएगी? ये आप कह पाने की स्थिति में है? जो वर्तमान सरकार है कह पाने की स्थिति में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, चूँकि आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसकी भी बहुत चर्चा है, तो उत्तर प्रदेश में दोबारा दोबारा जो है रिपीट कर पाएगी क्या ये सरकार? आपकी चर्चा ना समर्थन में है ना विरोध में है। नहीं नहीं नहीं, 3 में ना 13 में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जो है, मेरी जो चर्चा है, आप मेरे कहने का मतलब ही हमको लग रहा है नहीं समझ पाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो है चर्चा से कुछ नहीं होता है। ज़मीनी तौर पे ज़मीनी धरातल पर जब तक आपका संगठन नहीं होगा या आपके लोग नहीं होंगे तब तक कोई चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पिछले 32 सालों में, जैसा मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि पिछले 32 सालों में हमारी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रही, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा कि हम जो है यहाँ जो हमारा धरातली संगठन था वो ख़त्म हो चुका था एक तरीके से। लेकिन हम लोगों ने अब संगठन के माध्यम से जो है धरातल स्तर पर जाने का पूरा प्रयास किया है और जो है न्याय पंचायत स्तर तक का हमारा गठन हो चुका है। और हम पार्ट 2 जो है संगठन सृजन अभियान के तहत जो है अब गांव में आ रहे हैं, गांव से बूथ में, बूथ से वार्ड में जाएंगे और जा करके 2022 के पहले आगामी 2 महीनों में हमारा संगठन का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और उस संगठन के बदौलत हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। एक सवाल और कि अभी 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया, किसान नेताओं ने किया। आप लोग खाली राजनीतिक मंच से किसान का समर्थन कर रहे हैं या फिर सड़क पर उतर के हम 27 तारीख को 27 जो अभी आने वाले 27 सितंबर, इसमें हम भारत बंद में कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस की भी देख रहे हैं? हाँ, अगर ये जो भारत बंद अगर किसानों ने किया है, किसान अगर चाहता है कि हम भी उसकी मदद कर सकते हैं, तो किसान होने के नाते और किसान पिछड़ा होने के नाते निश्चित रूप से हम किसानों के समर्थन में हर जगह खड़ा मिलेंगे। अगर किसान संगठन के जो यूनियन के लोग हैं, जो इसके ऑर्गेनाइजर, अगर वो चाहते हैं कि नहीं कांग्रेस भी हमारे साथ रहे, तो हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए ठीक। हाँ, तो एक सवाल और कि आगे उसके बाद औरों से सवाल करेंगे कि सर 7 साल की बात छोड़ दें और कुछ समय और बीच का अगर छोड़ दें, तो पूरे समय में आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सत्ता रही। अब जातीय जनगणना पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। सदन में हमने देखा कि किस तरीके से भूचाल मचा। कांग्रेस की क्या भागीदारी है? सर, जैसा कि जाति जनगणना का सवाल उठा, तो जो है ये 2021 जो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये हम लोगों का सत्र है जाति जनगणना के लिए, उस पर हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करता होने के नाते क्यों नहीं हुई फिर इतने साल बीत गए? सर मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने इसका प्रयास किया था। जो 2011 वाली जनगणना हुई थी, वो कहीं ना कहीं हम उसी आधार को लेकर के चले थे, लेकिन बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आर्थिक जनगणना का रूप दे दिया और उसको डाइवर्ट कर दिया। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया था, लेकिन ये तत्कालीन जो है अभी ये वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको डाइवर्ट करने का काम किया। और हम जो देश के करीब 85% आबादी के लोग हैं, उनको जो है बरगलाने का काम किया, उसको जो है देश के विकास की मुख्य धारा से दूर रखने का काम किया। जी सर, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। मैं यहाँ कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। कौन से पद?
तो उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग में। तो सर आप फिर बताएं कि बनारस में कांग्रेस की इस बार क्या भूमिका है? कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका होगी। अभी जैसे जो कि वर्तमान सरकार चल रही है उससे जनता त्रस्त है। भले ये कहें कि हमारे साथ सारे लोग हैं, लेकिन उनसे जाके पूछ लीजिए गरीब कहाँ पहुंच गया है। 50 साल 60 साल पीछे चला गया। उनकी शिक्षा का देख लिए, उनके राशन पानी का व्यवस्था देख लिए, उनके रहने की व्यवस्था देख लिए। खाने को चाय पानी नहीं मिल पा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो पूछे कि क्या उनके साथ हैं? जबरदस्ती करने से नेता की, लेकिन जनता को कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह दिखाई दे रहा है, हर जगह मीटिंग हो रहा है, हर जगह चर्चा चल रहा है। आप कैसे बता दे रहे हैं कि नहीं हो रहा है? अब हर 10 दिन 5 दिन पे हमेशा मीटिंग होती है। कोई न कोई नेता आया रहता है हमेशा बाहर से। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 35 साल से सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी अपनी खुद की सीट हार गए अमेठी, वायनाड जाना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है काफ़ी ग्राफ जो है हम साल दर साल नीचे जाता हुआ देखा हमने। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता ज़्यादा नेताओं की बातों में आ जाते हैं। झूठ साज बोल करके लोग ज़बरदस्ती गुमराह करके वोट लेते हैं, और ये उसको समझ नहीं पाए, इसलिए इतने साल का अंतराल आया। अब रह गए कि जो अभी आपकी वर्तमान सरकार है। आप भी तो समझाने में कामयाब नहीं हुए। नहीं तो हम लोग तो समझा ही रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन हम अब समझ में आएगा इनको। जब आदमी कुछ झेलता है तब ना समझता है, पहले नहीं समझ लेता है। जब उसको कुछ लगता है कि हमारे साथ कुछ धोखा रहा है तब समझ में आ रहा है, अब समझ में आएगा। आप उपाध्यक्ष हैं, बनारस की 8 में से कितनी सीट का टारगेट आपने लिया है? 8 में से हम लोग 4 सीट का टारगेट लिया है। कौन कौन सी? शहर उत्तरी है, उसके बाद इधर रोहनिया है, और 2 सीट और है। 2 छुड़ाएंगे नहीं? पिंडा भी है। एक और दक्षिणी में भी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि दक्षिणी भी निकल जाए। चलिए ठीक। तो बनारस की 8 में से 4 सीट का टारगेट कांग्रेस ने लिया है। और हाँ, एक सवाल ये है फिर कि मुख्यमंत्री के नाम पे सवाल उठ रहे हैं कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे, अजय कुमार लल्लू। क्या फिर से आप बोलिए। मुख्यमंत्री पद के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी होंगी या फिर अजय कुमार लल्लू होंगे। ये भाई हाईकमान का मामला है। आप किसे मानते हैं? नहीं, हम देखिए, जब जो पार्टी निर्णय लेगी या जो पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। उसमें जो मान्य हो जाएगा कि इनको बनाया जाएगा, हम उसको मान लेंगे। ठीक। जी सर, आप भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो अजय कुमार लल्लू या प्रियंका गांधी? देखिए, मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश को लेकर के है, और उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए वो श्रीमती प्रियंका गांधी को होना चाहिए, क्योंकि जो है प्रियंका गांधी जी एक जो है समतामूलक विचारधारा की जो है नेता हैं, और हमको लगता है कि पहले दफ़ा उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी की ज़रूरत है। अगर प्रियंका दीदी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो अपेक्षाकृत, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश का ज़्यादा विकास हो पाएगा। अभी आप बोल रहे थे जी, कांग्रेस में 60-40 का रेशियो होगा, 60% बैकवर्ड रहेंगे, 40% सवर्ण रहेंगे। जी, तो फिर मुख्यमंत्री सवर्ण आ जाएगा तो बैकवर्ड कहाँ जाएंगे? भाई देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि गांधी परिवार पर कभी सवर्ण और इस तरीके का जो है एलिगेशन आज तक लगा ही नहीं है। कैबिनेट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री थे, इंदिरा की कैबिनेट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री थे, राजीव की कैबिनेट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री थे, तो ये एलिगेशन किस पे लगेगा? आप ये बिल्कुल सवाल सही आपने किया, क्योंकि उस समय जो आपको 27% आरक्षण का बोध कब हुआ? आया कब? वो आदरणीय बीपी सिंह साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ही सन 90 के दशक में इसकी हमको वो हुई, और 92 के आसपास जो है हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार रही, और उत्तर प्रदेश में जब अन्य पार्टियों की सरकार आई तब से मैं सत्ता से दूर ही हूँ। तो हमारे ऊपर इस तरीके का एलिगेशन आप नहीं लगा सकते हैं। और उस समय जो चुनाव लड़ते थे, जनता जिनको जो है इलेक्ट करके भेजती थी, MP MLA बनाती थी, वो आदमी जो है मंत्री बनता था। यद्यपि कि ये जो बातें हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, ये बड़ी पुरानी चीज़ें हैं। और जो नई कांग्रेस आई है, नई, हम बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो नई कांग्रेस आई है उसमें इस तरीके का जो है आपको कहीं शिकायत देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट इस बात को जो है बहन प्रियंका गांधी ने हम लोगों के बीच में रखा, और हम लोगों को आश्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश को नए सिरे से स्टैंड करने की कोशिश किया है। ठीक। तो बाबा हैं हमारे साथ, किसान हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम नहीं कुछ नहीं बात करेंगे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो
तो योगी जी, जाति जनगणना पे हमने सुना कि आप भी काफ़ी मुखर रूप से सामने आए हैं, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी जाति जनगणना अभी तक नहीं हुई? देखिए, सवाल ये है कि जाति जनगणना 1931 के बाद से इस देश में दोबारा 2011 में जाति जनगणना के सवाल पे बजट भी पास हुआ और शुरू भी हुआ। जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने इसको शुरुआत किया, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने शुरुआत किया, लेकिन जब सरकार बदली तो ये लगभग 3 से 3.5 साल चला जाति जनगणना। उसके बाद जब रिपोर्ट देने की बात आई तो इसको जाति जनगणना का रूप दे दिया गया। देखिए, सवाल ये है कि कोई भी आप काम करते हैं, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर कहीं 10 रोटी है, 100 लोग हैं और उसकी गणना आई है तो 10 रोटी को 100 लोगों के बीच में आप नहीं बांट सकते, गणना नहीं है तो इस देश में जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जो भी इस देश का बजट है, जब तक इस देश में जातियां हैं तो मानना पड़ेगा कि जातियां हैं, और जब तक लोगों की गणना नहीं होगी तब तक इस देश में जो समानता समता मूलक समाज की बात है नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले जाति जनगणना का मुद्दा हम लोगों ने जाति जनगणना संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उठाया। अभी आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 पार्टियों के साथ 12 जो जनप्रतिनिधि थे मोदी से जाके मिले और उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पे जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन ठोस आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं मिला। और मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2021 जाति जनगणना का वर्ष है। अगर इस बार जाति जनगणना नहीं हुई, ये मैं केवल ओबीसी SC ST की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। आप जानते हैं कि इस देश में 73%, इस देश की 73% जो संपत्ति है, जो संसाधन है, 3% लोगों के पास है, और 13% इस देश की जो संपत्ति है, आप जान लीजिए कि 57% लोगों के बीच में बटी हुई है। जो असमानता है इस देश में, जाति जनगणना इसको हल कर सकता है। मैं मानता हूं कि वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, जाति जनगणना को कराए, बिना जाति जनगणना कराए इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगा तो इस देश की स्थितियाँ स्पष्ट नहीं होगी। बजट बनेगा तो आप किस तरीके से बजट आप बांटेंगे? लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस देश में 135 करोड़ 136 करोड़ आबादी है। अगर 135-136 करोड़ आबादी है, इसमें ओबीसी समाज कितना है, दलित समाज कितना है, माइनॉरिटी कितने हैं, सवर्ण समाज कितने हैं, ये किसी के पास आंकड़ा नहीं है। तो जब तक इस देश की जाति जनगणना नहीं होगी तो निश्चित तौर पे इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये जी क्या कह रहे हैं? जैसा कि जाति जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना जैसे मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ, एक आपका बड़ा ही बहुत ही प्रभावशाली सवाल आपने किया था जाति जनगणना का भी उधर से। तो मैं जाति जनगणना पर ये कहना चाहूँगा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारी नई कांग्रेस है उसमें हम लोगों ने जाति जनगणना के आधार पर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से हम लोगों ने इस पे बात किया और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हैसियत से हम लोगों ने अपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को जो है जाति जनगणना पर जो है कोई बात सरकार को ज्ञापन देना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस पर जब हम लोगों ने प्रियंका गांधी जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर आप पिछड़ा वर्ग के हैसियत से पूरी पार्टी आपके साथ खड़ा है, आप उसका अगुवाई करो, हम आपके साथ हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है पिछड़ा वर्ग के हैसियत से ज्ञापन सौंपा और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 7 जुलाई के दिन हम लोगों ने जा करके डीएम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के जो है अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए, जातिवार जनगणना के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है नीट में रिजर्वेशन को लेकर के उन्होंने पत्र लिखा हुआ था। उसके बाद भी प्रियंका गांधी ने उस पर बोला था, फिर जाकर के सदन में उस पर डिबेट हुआ था। जवाब ले लें योगी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। साथी हमारे कह रहे हैं कि माननीय प्रियंका जी से इन लोगों ने बात किया या राहुल गांधी से बात किया, पार्टी लेवल पे राष्ट्रीय नेतृत्व पे ये क्यों नहीं बयान राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी दे रही हैं कि जाति जनगणना के हम साथ हैं? मैं कहना चाहता हूँ, अभी जब 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला तो कांग्रेस ने समर्थन किया, सभी पार्टियों ने समर्थन किया। मैं बसपा, सपा, कांग्रेस सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ
कि जाति जनगणना के सवाल पे आप मुखर होकर क्यों नहीं बोलते हैं। मैं नीतीश कुमार ठीक है बीजेपी के साथ है अलायंस में, लेकिन नीतीश कुमार ने इस जाति जनगणना पर स्टैंड लिया हुआ है, वो इस बात को बोल रहे हैं। मैं अन्य पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल है और हर सवाल की चाबी, हर समस्या का चाबी जाति जनगणना है। और इस पे अगर जो भी पार्टियां मुखर होकर नहीं बोलेंगी तो आने वाले दिनों में किसके पास वोट मांगने जाएंगी। 85 से 90% ओबीसी SC ST दलित समाज है, आप वोट किसका लेते हैं। लेकिन जब उनका सवाल है तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर सभी पार्टियों को बोलना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। जी सर, आपसे जब अभी सवाल किया गया कि प्रियंका गांधी को आपने जब मुख्यमंत्री माना, तो अब सवाल किया गया कि प्रियंका गांधी आपने श्रवण है तो ओबीसी कहाँ गया इसमें। तो जब आप बात कर रहे हैं कि ये नई कांग्रेस है, तो नई कांग्रेस के नेतृत्व में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का एक बार भी बयान जाति जनगणना को लेके इस तरीके से क्यों नहीं आया। हम अपने साथी का जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप अगर उनका सहयोग नहीं होता तो हम लोगों ने जो जातिवार जनगणना के लिए जो हम लोगों ने जो है पत्रक दिया, सवाल ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व आगे क्यों नहीं है। भाई राष्ट्रीय नेतृत्व ने पत्रक सौंपा, उस पर डिबेट हुआ, डिबेट में 7 खिलाफ रहा। अगर आप समझिए कोई चीज़ मुंह से बोलना और कोई चीज़ लिखित में देना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और जो लिखित चीज़ें दे दी जाती हैं वो रिकॉर्ड में रहती हैं, वो रिकॉर्ड में रहती हैं। और हम लोगों ने जो पत्रक सौंपा था वो अपने पैड पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में सौंपा था। अगर रिजर्वेशन का, ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला अगर जो है सोनिया जी को प्रिय नहीं होता तो आदरणीय वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके नीट में रिजर्वेशन सुरक्षित करने के लिए वो नहीं भेजते। लेटर लिखना अलग बात है। जी बगल में आ गए जी। अभी अखिलेश यादव किसान आंदोलन पे ट्वीट कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, जमीन पे कोई संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 10% सवर्णों को आरक्षण मिला आर्थिक आधार पे, तो क्यों नहीं लोगों ने विरोध में गया कि नहीं अगर 10% 15% आबादी सवर्णों की है। मैं नहीं, एक भी लोकसभा राज्यसभा के सांसद विरोध में नहीं गए। अरे भाई वर्तमान सरकार सुनना, सदन में विरोध नहीं हुआ, सदन में विरोध हुआ था। वर्तमान सरकार सुनना किसको, वर्तमान सरकार सुनना चाह रही है किसी को, उसको किसी को सुनना चाह रही है। विरोध हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार जो है अपने जो है तानाशाही रवैयों का रुख अख्तियार करते हुए किसी को सुनना पसंद नहीं करती, किसी को समझना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि जो है अपशब्दों का प्रयोग, अपमानित शब्दों का प्रयोग, गैर संवैधानिक शब्दों का जो है प्रयोग सदन में कर करके जो है नेताओं को जो है अपमानित किया जा रहा है। तो नेता कितना बर्दाश्त कर पाएगा। पक्षियों ने कोशिश तो करी लेकिन सुन नहीं रही सरकार। नहीं, आपने हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों ने भी देखा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 10% आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर 15% आबादी को आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण मिल सकता है और ओबीसी को उनका जो मानक है क्रीमी लेयर जो उनका आर्थिक आधार मानक तय किया गया है जो ओबीसी में है 6 लाख हुआ। आपको याद होगा 2014 में लगभग 314 IAS जो पास हुए थे, क्वालिफाई किए थे, उनको नियुक्ति मिलने वाली थी। यही सरकार क्रीमी लेयर का दायरा घटा करके उनको बाहर कर दिया। 314 IAS को, वो ओबीसी के थे। मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब पिछड़ों की बात आती है, दलितों की बात आती है तो स्थापित पार्टियां नहीं बोलती हैं। 10% आरक्षण उनको मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ उनको 15% आरक्षण मिल जाए। जहाँ 54% आबादी वहाँ 27% आरक्षण मिला। अभी तक लगभग 30 सालों में जब से आरक्षण मिला हुआ है 5 से 5.5% से ज़्यादा ओबीसी अभी नौकरियों में, शिक्षा में, प्रोफेसर में नहीं गया। उसके बाद आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिला है तो जितनी आबादी जिसकी है उस आधार पर सबको आरक्षण मिल जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। राजनीति हो रही सर, लड़ाई जो साथी कह रहे हैं, लड़ाई वही हमारी भी है। क्योंकि अब ये अलग से आपका ये एलिगेशन है, आपका जो ये तोहमत है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों ने जो है प्रयास नहीं किया, तो हम लोगों ने तो बराबर प्रयास किया। मैंने कहा कि बातों में या विचारधारा में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा इनका मनभेद नहीं है। जिस समाज से वो आते हैं उस समाज से हम भी है। जो लड़ाई उनकी है वो लड़ाई मेरी भी है। फर्क बस इतना है कि वो अलग यूनियन बना के लड़ना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी के झंडे के नीचे होकर के अपनी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मिशन हमको लगता है कि आपका भी वही है, हमारा भी वही। वो जो झंडा है वो झंडे में फिर आपने फिर वही बात कर दी कि हम मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी को देखना चाहते हैं। जी देखिए हम मुख्यमंत्री हम नहीं, झंडा फिर श्रवण का झंडा हो देखना लाजमी है। हम उनमें अच्छाइयाँ देख रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी तो ऐसी है कि जो है विरोधियों के कहने पर जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग देती है। और मुख्यमंत्री की कौन सी बात है। जो परिवार जो है प्रधानमंत्री बनाता हो दूसरे को,
वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हालात हो गए हैं कि हमको लगता है कि जब तक जो है प्रियंका गांधी जी जो है प्रियंका गांधी जैसा पढ़ी लिखी महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होगी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बदहाली की ओर चलता ही चला जाएगा, वो रुकने वाला नहीं लोगों है। ने जो देखा कांग्रेस को पिछले कुछ सालों में अजय कुमार लल्लू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, तो कांग्रेस जो है काफ़ी ग्राफ ऊपर हुआ अजय कुमार लल्लू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। तो आप अजय कुमार लल्लू का समर्थन क्यों नहीं कर रहे बैकवर्ड होने के नाते? जी, अजय कुमार लल्लू भी बहुत अच्छे लीडर हैं, बेशक उन्होंने मेहनत किया। अजय कुमार लल्लू के वजह से ही जो है अजय कुमार लल्लू के मेहनत से ही कांग्रेस आज इतना जो है कांग्रेस का ग्राफ इतना ऊपर गया है। तो नेता मानने के लिए तैयार? बिल्कुल नेता है, हम नेता नहीं होते हमारे, तो हम जो है प्रदेश अध्यक्ष कैसे होते? ये तो सवाल ही बेबुनियाद है आपका कि हम नेता नहीं मानते। अरे भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी मेरे नेता हैं। ये बेबुनियाद सवाल हैं, बेबुनियाद सवाल ना पूछा करें आप लोग। ये मुख्यमंत्री का चेहरा अजय कुमार लल्लू क्यों नहीं है, मैं जानना। अरे भाई, ये हमारा हम देखिए, हम देखना पसंद करते हैं शीर्ष नेतृत्व को ही। अब शीर्ष नेतृत्व का मामला है, शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तर, हम अजय कुमार लल्लू को भी देखना चाहते हैं। अजय कुमार लल्लू भी हमारे आज वर्तमान विधायक हैं और जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, होने लायक हैं, हो सकते हैं। लेकिन ये जो है शीर्ष नेतृत्व का मामला है। शीर्ष नेतृत्व हो सकता है कि अजय कुमार लल्लू को जो है मुख्यमंत्री बनावे, तो हमारा उसमें विरोध नहीं है। अगर हम विरोध करते तो हम जो है लल्लू जी के समर्थन में नहीं होते। लेकिन हम इस पे समर्थन कर रहे हैं कि अजय कुमार लल्लू भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते तो हम अजय कुमार लल्लू जी के साथ हैं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं राजा तालाब से। आप लोगों ने चर्चा सुनी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या जातीय जनगणना की बात हो। आरोप ये है कि विपक्षी दल जो है उतना मुखर रूप से सामने नहीं आए, और विपक्षी दलों को भी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद थे, उनको सुना। तो फिलहाल मैं ये तस्वीर यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। आगे क्या तस्वीर होगी उत्तर प्रदेश की, अगले 6 महीने में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है। तो मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।